से लिखना। कुछ और भी हैं एक दो जिनके नाम देखने को मिलते हैं, जैसे एक था स्पर्श, ये पूछा गया है एग्जाम में। स्पर्श आया है। तो स्पर्श जो होता था वो गुप्तचर होते थे, जनरली स्पाइज होते थे, और राजा को सूचना देते थे राज्य के बारे में। रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है, महाभारत में भी इनका जिक्र है स्पर्श का। तो अब इसमें एक दूत भी होगा। दूत, दूत माने मैसेंजर, यानी राजा के प्रस्ताव को, चाहे वो संधि का हो चाहे वो कोई और हो, उसको दूसरे तक पहुंचाने वाला, दूसरे राजा तक पहुंचाने वाला। तो आप अगले पॉइंट, एक और था इसमें इंपॉर्टेंट, उसका नाम था व्रजपति। व्रज माने भूमि होती है, व्रज का मतलब होता है भूमि, तो व्राजपति का मतलब हुआ भूमि का मालिक। अब कौन सी भूमि, तो आर्य तो गाय चराते थे, पशुपालक थे, तो फिर गोचर भूमि, यानी ग्रेजिंग लैंड, जहां गाय चरती थी, उसका मालिक होता था ये। तो आप अगले, ठीक है। अच्छा, परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता भी होता था, मतलब परिवार का जो मुखिया था वो पिता था। कल हम लोगों ने देखा, इसका एक और नाम भी था, क्योंकि वो कुल को चलाने वाला होता था, कुल को आगे बढ़ाने वाला होता था, कुटुंब को आगे बढ़ाने वाला होता था, इसलिए उसका दूसरा नाम भी था कुलप। उसे कुलप भी कहा गया है, KULUP, कुलुप या कुलप। ठीक है ना, कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, अब इसमें नोट में लिखना आगे, दो तीन बातें नोट में लिखना, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभा समिति और विदत के बारे में है ये आई हैं एग्जाम्स में। देखो, सभा समिति और विदत, इन तीनों में जो विदत संस्था थी, विदत, ये सबसे पुरानी थी, ओल्ड है। सबसे पहले जिक्र इसी का मिलता है, विदत का, जबकि सभा इसमें सबसे नई है, यानी सबसे बाद की है। विदत और समिति ये पुरानी है, लेकिन इनमें भी सबसे पुरानी है विदत। इसमें महिलाएं भी इसलिए हिस्सा लेती थी विदत में, क्योंकि शुरुआत में आर्यन समाज में महिलाओं को पर्याप्त अधिकार थे, ये हम लोगों ने देखा। महिलाएं विदुषी भी थीं, ऋग्वेद की रचना भी की, कई ऋचाएं लिखी महिलाओं ने। तो अभी आगे पढ़ेंगे जब सामाजिक व्यवस्था देखेंगे ये सब। तो शुरुआत में जो संस्थाएं पॉलिटिकल बनी, अस्तित्व में आई ऋग्वैदिक काल में, उनमें महिलाओं की खड़ी अच्छी खासी भागीदारी थी। विदत सबसे पहले बनी, तो विदत में महिलाएं खूब भाग लेती थी, इसीलिए। दूसरी लिखना सभा। सभा, इसके आगे लिखना डैश करके। देखो, ये सबसे बाद में बनी। सभा में जो समाज के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, बुजुर्ग का मतलब यहाँ से एक तो एज में भी हुआ कि जो एज में बड़े होते थे, एक मतलब और होता है, बुजुर्ग माने अनुभवशील व्यक्ति, जिनके पास एक्सपीरियंस होता था, अनुभव का ज्ञान होता था। इसमें दोनों लोग हिस्सा लेते थे सभा में। तो ठीक है, ये सबसे बाद में बनी, इसलिए है समिति। तीसरी, समिति। देखो, ये समिति मंत्री परिषद की तरीके से होती थी, जैसे आज मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसे कह सकते हैं। इसमें रत्नी भी हिस्सा लेते थे, राजा को सलाह देने का काम भी करते थे। ये एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। मंत्री परिषद राजा को हटा भी सकती थी, यह समिति राजा को हटा भी सकती थी, उसके कामों पर भी नियंत्रण करती थी, क्योंकि ये 12 के 12 जो रत्नी थे, ये राजा की किसी बात से असहमत हो सकते थे। ठीक है ना, तो असहमत हो सकते थे तो राजा को हटा भी सकते थे, दोनों ही बातें थी। तो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट से लिखते हैं, बात करते हैं।
देखो पॉलिटिकल सिस्टम हम लोगों ने ये देखा, न्याय के लिए राजा एक प्रमुख व्यक्ति होता था और पुरोहित राजा की सहायता करता था न्याय करने में। एक तो तरीका ये था न्याय का। अच्छा, न्याय करते हुए धर्म जो था वो सबसे महत्वपूर्ण होता था। धर्म आधारित न्याय था। अब धर्म का मतलब यहां से रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है यहां से नैतिकता, मोरालिटी। तो न्याय जो था वो नैतिकता पर निर्भर करता था या मोरालिटी के ऊपर बेस्ड था। इसलिए धर्म आधारित न्याय प्रचलित था, यानी नैतिकता आधारित न्याय ही प्रचलित था समाज में। राजा को धर्म के बारे में या नैतिकता के बारे में सलाह देने के लिए पुरोहित होता था, क्योंकि धर्म को या नैतिकता को वही परिभाषित करता था। एक बात। दूसरी चीज ये थी, एक न्याय का और तरीका था जिसे मध्यमशी कहा गया है। मध्यमशी, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात थी मध्यमसी में। वैसे ये मध्यमशी होगा, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा मध्यमशी। मध्य का मतलब होता है बीच का, और मशी माने होता है डिस्कशन, डिस्कोर्स करना, संवाद करना। तो मध्यमशी का मतलब हुआ कि चर्चा करके, डिस्कशन करके एक बीच का रास्ता निकाल लेना। तो ये आज के पंच निर्णय के जैसा है, जैसा आज का पंचाट होता है जिसमें कई सारे जजेस बैठकर कोई निर्णय लेते हैं। ये उस टाइप का न्याय था। मध्यमशी न्याय को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया। राजा द्वारा किया गया न्याय महत्वपूर्ण नहीं था, उसको सबसे अच्छा नहीं बताया गया है। पांच लोगों के द्वारा किया गया न्याय सबसे अच्छा बताया गया है, और इसी को मध्यमशी कहा गया है न्याय। तो हम लोग ये देखते हैं कि न्याय की जो संकल्पना थी ऋग्वैदिक काल में, वो विस्तृत थी, धर्म आधारित थी, और इसके साथ साथ पंच निर्णय पर भी के द्वारा भी न्याय होता था। ठीक है। तो अब हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई। देखो हम लोगों ने राजा को देखा, राजा के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को देखा, जो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन राजा के ऊपर कंट्रोल करते थे। राजा की स्थिति को देखा, राजा की मंत्री परिषद को देखा, रत्नी, कौन कौन से काम थे उनके रत्नियों को, ये भी हम लोगों ने देखा, और न्याय की संकल्पना भी हम लोगों ने देखी। ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ऋग्वैदिक काल का। अब आगे सोशल सिस्टम के ऊपर चलेंगे। तो अगला हेडिंग आप डाल लेना, छोटा हेडिंग है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम। हालांकि सबसे पहले यही पढ़ना चाहिए था, बाद में पॉलिटिकल पढ़ते तो ज्यादा बढ़िया था। देखो आर्यंस का जो सोशल सिस्टम था वो बेस्ड था, कबीलाई टाइप का ही था, है ना। एक बात तो ये बिल्कुल तय है, पितृ सत्तात्मक था। ये भी बात तय है, पेट्रियार्कल टाइप का था। लेकिन ऐसा नहीं था कि महिलाओं को अधिकार नहीं थे, या महिलाएं, माता के रूप में महिलाओं को पर्याप्त अधिकार थे। इसलिए मातृ शब्द का जिक्र कई बार हुआ है। माता 234 बार आया है, चौथा सबसे ज्यादा बार प्रयोग होने वाला था। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि महिलाएं जो थी वो समाज में उनका दर्जा उतना ऊंचा नहीं था। महिलाओं को भी पर्याप्त अधिकार थे शुरुआती स्तर पे। लेकिन चूंकि पितृसत्तात्मक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, और उसका कारण भी यही होगा पेट्रियार्कल सोसाइटी होने का। देखो ऋग्वैदिक समाज जो था वो पशुचारण था, नोमैड्स थे, हर्डर्स थे। गाय चराने का काम बेसिकली था। अब गायों को चराना, दूध निकालना, ये सब कौन कर सकता है? मेल का काम था ये। इसलिए जो अर्थ के साधन थे
सोर्सेस थे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, वो सब के सब मेल से हो सकते थे। इसीलिए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वो बन गई, पेट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी बन गई। आप देखना, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी समाज में। गांवों में आप देखना, किसानों को आप देखना, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मेल डोमिनेटेड या पेट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी ज्यादा। कारण उसका ये है कि एग्रीकल्चर का बेसिक जो फंक्शन है, एग्रीकल्चर हो चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, वो उसमें बेसिक काम मेल का ही है। लेकिन शहरों में, और स्पेशली आप अगर देखो तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहाँ महिलाएं भी आज बराबर काम करती हैं, वहाँ पेट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी आपको नहीं उतनी देखने को मिलेगी। हालांकि ये, इसका कुछ अपवाद भी हो सकता है, लेकिन फिर भी महिलाओं को वहां अधिकार ज्यादा मिलेंगे गांवों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो समाज का निर्माण करते हैं, समाज में संबंधों का निर्माण करते हैं, सोसाइटी में रिलेशंस को फॉर्म करने का काम करते हैं। महिला और पुरुष के क्या संबंध होंगे, ये आर्थिक संबंध तय करेंगे। कैसे होंगे, ये भी आर्थिक संबंध तय करेंगे। तो क्योंकि आर्यन सोसाइटी कृषि समाज था या पशुचारण समाज था, पुत्र इंपॉर्टेंट होता था, तो फिर बड़ी सीधी सी बात थी कि पेट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी बन गई वहां। इसलिए पुत्र को ही फिर आनुवांशिक अधिकार भी दिए गए। संपत्ति को जो संरक्षित रख सकता हो, उसी को अधिकार दिया भी जाता है। संपत्ति को संरक्षित करने का काम पुत्र को दिया गया। तो फिर यही एक बेसिक बात थी, वही उन्हीं को अधिकार भी मिला। तो ठीक है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी हो गई आर्यन समाज में। समझ में आया ये कैसे पितृसत्तात्मक बना? क्लियर है सब लोगों को? देखो, कोई समाज मेट्रियार्कल क्यों होगा और पेट्रियार्कल क्यों होगा, ये मैंने अभी आपको बताया। जैसे एक और एग्जांपल से समझो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोसाइटी मेट्रियार्कल टाइप की थी, यह हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि मातृ देवी की खूब पूजा होती थी, मातृ देवी की खूब मूर्तियां भी मिली हैं। वो समाज मेट्रियार्कल ही था। लेकिन कैसा था, उस समाज में अर्थ संबंध कैसे थे? व्यापारिक था या नहीं था? ट्रेड बेस्ड था या नहीं था? व्यापार उन लोगों का प्रमुख व्यवसाय था या नहीं था? और व्यापार महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष ही नहीं कर सकता केवल। लेकिन कृषि काम, जो एग्रीकल्चर का बेसिक फंक्शन है, इट इज मेनली कंडक्टेड बाय मेल, क्योंकि उसमें शक्ति की आवश्यकता होती है, पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए, मस्कुलिनिटी चाहिए। तो इट इज इजीली फाउंड इन मेल। उनकी शारीरिक बनावट उस तरीके की होती है, तो वो ज्यादा ताकत से काम कर सकते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर सोसाइटी जितनी भी मिलेंगी आपको, दैट वुड बी पेट्रियार्कल। और जितनी भी व्यापारिक या कोई और काम करने वाली समाज मिलेंगे, दैट वुड बी मैट्रियार्कल। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, मॉडर्न टाइम से ही। आप देखना, जैन समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कृषि कर्म को निषिद्ध कहा गया है। कृषि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करता। एग्रीकल्चर को वो व्यापार, वो ट्रेडर्स हैं जनरली, वो एक व्यापारिक कम्युनिटी है, व्यापार करके अपनी जीविका चलाने वाले लोग हैं। आप देखना, वहां पर महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार दिए गए हैं। दैट इज ऑल्सो मैट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी। हालांकि जैनिज्म में एक कमी जरूर रही कि वहां महिलाओं को मोक्ष का भागी नहीं माना गया। ये, हालांकि ये भी अलग बात है। महावीर ने ये नहीं कहा कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। महावीर ने तो केवल इतना कहा कि जो मेरी पद्धति है, इससे महिलाओं को मोक्ष थोड़ा मुश्किल मिलेगा।
ये वो रास्ता नहीं है महिलाओं के लिए। पर फिर भी एक जो संत है मल्लीनाथ जिनका नाम है, वो वो उनको महिला माना गया है, वो महिला थे। खैर चलिए, कहने का मेरा मतलब ये है, जितने भी समाज आपको इस समय ये दुनिया में कहीं भी व्यापारिक समाज मिलेंगे, वो सब के सब उनमें महिलाओं को बराबर का अधिकार देखने को मिलेगा आपको। जितने समाज आपको देखने को मिलेंगे कृषि से संबंधित, पशुचारण से संबंधित, वहां आपको पेट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी मिलेगी। क्योंकि कबीलाई समाज जितने भी हैं, ज्यादातर वो एग्रीकल्चर और पशुपालन से संबंधित होते हैं। इसलिए ज्यादातर कबीलाई सोसाइटी में आपको पेट्रियार्कल टाइप की ही मिलेगी, जितने भी मिले। भारत में आप देखो, कुछ जातियों को वो आज भी पेट्रियार्कल हैं और बहुत ज्यादा पेट्रियार्कल हैं, क्योंकि उनमें कबीलाई स्ट्रक्चर मिलती है। जैसे राजपूतों में कबीलाई स्ट्रक्चर मिलती है, पेट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी है। पितृसत्तात्मक समाज है। जाटों में कबीलाई टाइप की सोसाइटी मिलती है, पितृसत्तात्मक है। गुजरों में, ये तीनों एक ही वंश से संबंधित हैं, तीनों कड़ी के एक ही कड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। एक ही जगह से ये लोग इवॉल्व हुए, इसीलिए ट्राइबल टाइप की सोसाइटी मिलती है तीनों में। और तीनों मिलेंगे भी आपको एक ही जगह स्टैब्लिश। भारत में, उत्तर भारत में तीनों एक ही जगह देखने को मिलेंगे आप। और तीनों में ही घोर पेट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। दैट इज द बेसिक कॉज। और बिकॉज यही लोग एग्रीकल्चर और पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हीं को ही इंडिजिनस भी कहते हैं हम लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको खूब इतना मैंने इसलिए समझाया है कि याद रखना, राजनीतिक संबंध तो सामाजिक संबंधों से तय होते हैं। पॉलिटी कैसी होगी, इट वुड बी डिपेंड अपॉन सोसाइटी कैसी है। और सोसाइटी में कैसे संबंध होंगे, इट वुड बी डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, आर्थिक संबंध कैसे हैं, ये इस बात से तय होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, खेती और पशुचारण करने में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है या कम लोगों की? एग्रीकल्चर और अगर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री वगैरह देखें तो कम लोग चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए? ज्यादा लोग चाहिए, सीधी सी बात है। लोगों की मदद चाहिए होगी, तो परिवार जॉइंट फैमिली उगाना चाहिए या फिर न्यूक्लियर? जॉइंट होना चाहिए। इसीलिए संयुक्त परिवार प्रथा की शुरुआत हुई। अब और बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना, अगर मान लो कोई व्यक्ति सर्विस में है, कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होती है कम लोगों की? कम लोगों की होती है, वो तो अकेला ही कर लेगा। भाई कहीं कंपनी में जाता है, अकेला काम कर लेगा, दैट्स इट, उसके बदले उसे कुछ मिल जाएगा। इसलिए सर्विस सेक्टर न्यूक्लियर फैमिली की तरफ लेके जाता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जॉइंट फैमिली की तरफ लेके जाती हैं। इसीलिए आप देखो, शहरों में आपको न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेंगी। वहां कोई किसी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, इवन माँ बाप तक को लोग छोड़ देते हैं। और गांवों में चाचा ताऊ दादाजी के भी भाई, और आपको खूब सारे लोग एक जगह देखने को मिलेंगे, जॉइंट फैमिली है। मेरी फैमिली में, मतलब जो हम लोगों की एक जॉइंट फैमिली है, हालांकि ऐसे तो जॉइंट नहीं कि जिस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, मतलब वैसे तो सब लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह जुड़े हुए हैं। मेरी जॉइंट फैमिली में, मेरी फैमिली में मतलब जो मेरे दादाजी की फैमिली है, उसमें अराउंड 100 लोग हैं। हम उसमें 28 भाई हैं, 28 ब्रदर्स हैं हम लोग, जो एक ही जगह सब रहते हैं। मतलब एक जगह माने पास पास ही सब लोगों के घर हैं, गाँव में ऐसे ही होता है। तो आप समझो, आपको ये चीज देखने को शहर में नहीं मिलेगी, क्योंकि शहर में ऐसे संबंध ही नहीं है।
शहर में इसलिए ऐसे संबंध नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशंस वैसे नहीं है। एक व्यक्ति काम कर सकता है, अपनी जीविका चला सकता है। इसलिए आर्यंस की सोसाइटी कैसी रही होगी? जॉइंट फैमिली रही होगी। बड़ी सीधी सी बात है। तो आप लिख, ठीक है। अच्छा, जितना बड़ा परिवार होगा उतनी आसानी से खेती हो सकती है, नहीं? या पशुचारण उतना ही आसान हो सकता है। इसलिए जितना बड़ा परिवार था, या जितने ज्यादा पुत्र होते थे, उतनी ही समृद्धता मानी जाती थी। ज्यादा पुत्रों का होना समृद्धता थी। इसीलिए 10 राष्ट्र के 100 थे। कौरव कौरव नहीं, मतलब 10 राष्ट्र के जो बेटे थे 100 थे। क्योंकि इत, इतने बड़े परिवार को समृद्धता से जोड़ा जाता था, है ना? मतलब इकोनॉमिक वेल बीइंग से जोड़ा जाता था। इट वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये होता भी होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतना ही आसानी से खेती और पशुचारण कर सकते थे, उतनी ज्यादा गाय पाल सकते थे, घोड़े पाल सकते थे, और उतना ही वेल बीइंग मानी जाती थी, क्योंकि गाय जो होती थी वही प्रमुख होता था, इकोनॉमिक रिसोर्स था, एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स था। देखो, ये हुआ परिवार और उसकी उसके चाल चलन के बारे में। देखो, परिवार में किसी तरीके का विभाजन नहीं था, तो समाज में भी किसी तरीके का बहुत बड़ा विभाजन देखने को मिला नहीं। ऋग्वेद में 10वें मंडल में सबसे पहले जिक्र होता है परिवार में किसी तरीके के, सॉरी, समाज में किसी तरीके के विभाजन का। विभाजन तो नहीं कह सकते उसे, एक तरीके के विभेदीकरण कह सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं। क्योंकि पुरुष सूक्त में ये वर्णन है कि समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति ईश्वर के 4 अंगों से हुई है। तो इसका मतलब, लेकिन 4 अंग हैं। अब शरीर के 4 अंग, इसका मतलब वो जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। क्योंकि कोई अंग अलग होकर अगर हो जाए तो शरीर नहीं इकट्ठा रह सकता। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो, उनमें कोई संबंध नहीं था, या वो जुड़े हुए नहीं थे। इसका मतलब ये है कि समाज में डाइवर्सिफिकेशन तो था, लेकिन ये बहुत कठोर नहीं था। क्योंकि चारों अंगों में एक तरीके की तारतम्यता है, एक तरीके का बैलेंस है। सर, भुजाएं, पेट और लेग्स, इनमें आपस में एक तरीके का तारतम्य है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। तो विभेदी ये इस बात को बताता है कि विभेदीकरण था, लेकिन बहुत गहरा नहीं था। एक बात तो ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि ईश्वर से उत्पत्ति बताई गई है चारों की ही। इसका मतलब ये है कि उत्पत्ति में समानता का अधिकार दिया गया था, इक्वालिटी के राइट्स दिया गया था, क्योंकि उत्पत्ति तो एक ही जगह से हुई है। ठीक है, तो आप लिख